बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन का लेक्चर वन, सारा कुछ ही वन आज चल रहा है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उमैर है जी, और आप लोगों का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद हो जाएगा इंशाल्लाह, जो दो चार हो सके। बाकी फ़िलहाल तो इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम सब्जेक्ट का कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सब पढ़ के आए पीआरसी में ना। ऐसा ही है? कोई ऐसा बच्चा भी है जिसकी एग्जामिशन हो, एग्जामिशन वाला को बैठा हो? अच्छा, गुड। 3 हाइब्रिड में, हाइब्रिड वाले भी जवाब दिया करें, मेरे काफ़ी करीब हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा हैं एग्जामिशन वाले, एग्जामिशन। चलें चलें ठीक है, आप लोग क्लास के बाद भी मुझे मिल लीजिएगा इन केस अगर आपको कोई मशवरा चाहिए हो या मैंने को मशवरा देना हो तो। ठीक है, अच्छा जी, ICAP ने आपके इस सिलेबस को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपकी बेसिक्स अकाउंटिंग की बन चुकी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उससे आगे इन चीज़ों को लेकर चलना है, लेकिन मेरी एक अप्रोच रहेगी, मैं बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दूं कि जो आपका इंट्रो का टॉपिक यहाँ मेरे पास ज़्यादा यूज़ होना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत खुद पढ़ाऊँगा। जैसे एक्रूवल्स का एक टॉपिक है, हर जगह ही घुसा होगा आपके इस FR 1 के अंदर, तो उस पर हम 2 से ढाई दिन लगा देते हैं, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। फिर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, आप 5-6 दिन लगा के पढ़ के आए हैं। 5-6 दिन तो नहीं लगा सकेंगे हम यहाँ पे, लेकिन वही आधा लेक्चर या एक लेक्चर उस पर भी लगेगा। इसी तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ट्रायल आपके सिलेबस में था, वहाँ पर आप पढ़ के आए होंगे, जैसा भी आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत उसकी नो हाउ भी देना ज़रूरी होगी। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के अंदर हम ट्रायल बहरहाल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल किसी न किसी हद तक मैं उसकी रिवीजन आप लोगों को करवाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एग्जामिशन वाले होते हैं बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, उनके लिए फिर कोई जो है वो इंट्रो के किसी आपके असातिज़ा में से किसी के जो है वो लेक्चर्स थोड़े से कम करके अलग करके रख दिए जाएंगे, ताकि आपको रिवीजन करनी पड़े तो कोई 10-12 घंटे के अंदर आप वो रिवीजन कर सकें। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिनकी इंट्रो एग्जाम्ट है, बाकियों को ज़रूरत नहीं है। खामखा अपने आपको मुसीबत में नहीं डालना। ठीक है, अच्छा, ICAP ने आपके इस FR 1 के सब्जेक्ट को 3 ग्रिड्स के अंदर बांटा हुआ था। हर चीज़ हर सब्जेक्ट यहाँ पर 3 ग्रिड्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैं पिछली बार भी भूल गया था इसको उड़ाना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ पे लिखने की। ये तो बस ICAP लिख देता है कि इतने आवर्स होने चाहिए, इतने थोड़े ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो खैर चलें इसको छोड़ें। टीचिंग आवर्स ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये आपने नहीं सोचना। ठीक है, आपने इसको देखना है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वेटेज है 35 से 45 नंबर की है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 20 से 30 नंबर का, और अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 30 से 40। बहुत सी चीज़ें, बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनका आपको नहीं पता लग रहा होगा, कोई मसला नहीं है। वो नाम यहाँ पर एक टॉपिक का लिखा होगा, वो टॉपिक पूरा पूरा हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी समझ आती जाएगी। ठीक है, असल में जो मैं आपको कह रहा था कि इंट्रो की रिवीजन आपको करवानी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जो वो यूज़ होती है वो आपकी इसी टॉपिक के अंदर होती है, जो ग्रिड A के अंदर पड़ा हुआ है। ये ग्रिड A की वेटेज आपकी जो है ये 35 से 45 मार्क्स की है। ठीक है जी, इसमें जो आपका पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा है वो है करेक्शन ऑफ एरर। है कोई आपका मतलब कोई इंट्रोडक्शन है इससे, करेक्शन ऑफ एरर से? ऐसा कोई नाम सुना हुआ है इंट्रो के अंदर? इंट्रो के अंदर नहीं है मेरे ख्याल से, ना। थोड़ा बहुत कहीं पे वो फाइनल अकाउंट्स के अंदर करेक्ट रेक्टिफिकेशन, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई, कोई मसला नहीं, खैर है इंशाल्लाह। जो नहीं पता था तो इंशाल्लाह अब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन ऑफ एरर है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, अकाउंटिंग, ये IS 8 का एक्सटेंडेड है लंबा सा नाम है इसका। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, और अकाउंटिंग फॉर NPO। 35 से 45 नंबर का ये ग्रिड है। ठीक है, इसी तरह से अच्छा, ये मैंने जो है वो चैप्टर्स ICAP की स्टडी टेक्स्ट वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं, और किताब के अंदर भी यही है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना भूल गया, किताब जो है वो इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आ जाएगी, और जब तक नहीं आती किताब, तो जितनी नोट्स की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन हमने करने हैं, बेसिकली बेसिक्स से मैंने आपको उठाना है इंट्रो की। फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन जो आप चैप्टर पढ़ के आए, वो एक स्टैंडर्ड है IAS 16, उसको हमने अब तफसील से पढ़ना है, तो बुनियाद से ही उठाऊँगा आपको। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने डिस्पोजल नहीं पढ़ा, तो हम इस वीक के अंदर डिस्पोजल भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उठना हमें बुनियाद से ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैं को हवाओं में तो नहीं चल सकता आपके साथ। तो बहरहाल किताब इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आ जाएगी।
तो किताब में से ही मैंने कोई नोट्स या जो क्वेश्चंस हैं वो निकाल के आपको हैंड आउट दे दिया होगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि इस वीक में ये काफ़ी होगा, कोई ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं हैंड आउट दे दूँगा, ठीक है भाई। इसको एक तो 26 पे कर दो, परेशान हो रहे हैं, या 23 पे कर दो और ऊपर कर दो इनको, सीधी हवाएं इनको लग रही हैं, इन बीमार हुए उन्हें, मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, तो ये एक ग्रिड है। अभी आपको मैं सारी इसकी वेटेज वगैरह तफसील से दिखाता हूँ, ठीक है। ये करेक्शन ऑफ एरर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हर जगह पे घुसा होगा, आपको नज़र आएगा। ये IAS 8 के साथ भी मिक्स होता है, इसका अपना सवाल लाजमी आ रहा होता है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी 2 अटैम्प्ट्स 3 अटैम्प्ट्स पहले तक तो इसका अपना सवाल आ जाया करता था, लेकिन जब से ये अगला चैप्टर आया है जो पहले FAR 2 में होता था, ICAP चेंज करता रहता है ना, जैसे अब आप लोगों ने फिर सुना होगा स्कीम फिर चेंज हो रही है, अभी तकरीबन 1 साल लग जाना है, आप ज़्यादा परेशान ना उसको लेकर, लेकिन उसमें भी यही अकाड़ पिछाड़, इसको 2 को 1 कर दो, 1 को 2 कर दो, ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये FAR 2 से जब यहाँ पर आया था तो उसके आने के बाद फिर ये दोनों मिक्स होकर ही आते हैं। एनीवेज आगे आपको मैं पैटर्न इसका सारा दिखाता हूँ। कैश फ्लोज इस दफ़ा भी इसका सवाल 16 या 18 नंबर का आ चुका है, आता है। अकाउंटिंग फॉर NPO, ये आपने पहली बार सुना होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखी थी इंट्रो के अंदर, यहाँ पे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी अकाउंटिंग सिखाई जाती है। दूसरा ग्रेड जो है इसके मार्क्स ज़रा कम ही है, 20 से 30 नंबर का है, लेकिन 20 से 30 नंबर कम नहीं है। टॉपिक्स को देखें तो टोटल 3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से ये फ्रेमवर्क का जो टॉपिक है इसमें से 5 से 7 नंबर का सवाल ज़्यादातर MCQs पूछता है, लेकिन 2 से 3 बार इंक्लूडिंग दिस अटैम्प्ट 2 से 3 बार वो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन भी इसमें से इसने बना दिया है। जैसे कि एक बार इसने कह दिया था कि ट्रू फॉल्स बताओ, ट्रू है या फॉल्स है फ्रेमवर्क में से, फिर कभी को फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है। वैसे MCQs में फेवरेट है इसका, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा भी इसने कुछ सिचुएशन देकर कहा बताओ, डिस्कस करो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो 5 से 7 नंबर इसमें से पूछ लेता है, ठीक है। EPS और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको रेशियोज कहते हैं और FAM के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह पढ़नी है तफसील से। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक्स हैं, मतलब ये 3 छोटा सा ग्रेड है, लेकिन इसके मार्क्स काफ़ी हैं। इस दफ़ा EPS इसने मिस कर दिया और यहाँ से 18 नंबर का सवाल दे दिया। 18 नंबर का यहाँ से देकर 5-6 नंबर का यहाँ से सवाल दिया हुआ था, तो अपनी ग्रेड को पूरा कर लिया, ठीक है। तो बहरहाल छोड़ने वाली चीज़ कोई नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ, चॉइस वाला चक्कर कोई नहीं है, ये मेरे ज़िम्मे है, ठीक है ना। और वो क्या होगा कि जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी उस पर मेरा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, गैर महसूस तरीके से। आपने जो छोड़ना है वो इंशाअल्लाह ज़रूर आना है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल। जब सब पढ़ाया जाए तो सब पढ़ के जाना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहरहाल जैसे अब EPS इस दफ़ा नहीं आया तो अब ये अब हॉट फेवरेट हो गया। अब हम जब कर रहे होंगे इसको तो इसके ऊपर पिटाई ज़्यादा चल रही होगी, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही होगी, ठीक है ना। आपने ये नहीं सोचना कि ये आएगा ये नहीं आएगा। मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ, जहाँ पर ICAP देखता है ना बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पर ये नहीं आता, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2-3-4 अटेम्प्ट बाद एक दफ़ा धमाका होता है और फिर बच्चा उस सवाल को देख के बाकी जो आता होता है वो भी भूल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है ना। तीसरा ग्रेड है जी ये 5 टॉपिक्स का जो ये पंजा है, ये IAS 16 जहाँ से हम बात शुरू करेंगे, ये चैप्टर 3 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो आपका फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन था, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल बुनियादी पढ़ा था। साथ हो जाया करें, जल्दी से हो जाया करें। तो आपने सिर्फ ये देखा था कि फिक्स एसेट की एडिशन की एंट्री क्या होती है, उसकी डेप्रिसिएशन कैसी होती है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम डिस्पोजल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर इसका डिस्क्लोजर बनाना सीखेंगे, नोट्स की तरफ जाएंगे, सारा कुछ हमने। तो स्टार्ट हमारा आज हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा इंट्रोडक्शन यही होता है कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का है, बोरिंग कॉस्ट का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का स्टैंडर्ड है। इसकी वेटेज भी अच्छी है, इसकी वेटेज है 30 से 40 मार्क्स की। और ये लिख लें, वे ऊपर लिखी हुई ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, आपके पास हैंड आउट मौजूद है। अब इसमें से इसका सवाल भी इस दफ़ा आया है, इसका सवाल भी इस दफ़ा आया है, और इसका सवाल भी इस दफ़ा आया है, और इसको MCQs में पूछ गया, इसको भी MCQs में पूछ गया, ये ठीक है। तो बहरहाल मिक्स भी कर दिया करता है ये इन टॉपिक्स को। तो ये जो चीज़ आप छोड़ेंगे वो इस तरह से आप देखें, मैंने आपके लिए एनालिसिस बनाया है, वो तो लाजमी आती। कोई चीज़ ICAP छोड़ता नहीं है, इंश्योर करता है कि हर चीज़ टेस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन आप कोई चीज़ छोड़ देंगे तो उसमें रिस्क ये होता है कि अगर उसमें से बड़ा सवाल उन्होंने बना दिया तो फिर आप उसको देखते ही आपके तोते, मैना, चिड़ियाँ सब कुछ उड़ जाते हैं, ठीक है। और जो आता होता है वो भी आपको भूल जाता है। 10 नंबर का, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, 9 क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके। अल्लाह करे मेरा ये पेन चल गया हो, नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। 9 सवाल आपके पेपर में
9 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। कितने क्वेश्चंस जी? ये 9 क्वेश्चंस में से आपके 6 सवाल जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, एमसीक्यूज की दुनिया से निकल आए आप। इंट्रो में आप क्या करते थे? अकड़ बकड़ करके ये पढ़ते भी थे। एमसीक्यूज में हो जाता है अकड़ बकड़ करके पास पेपर, कुछ तो सही हो ही जाते होंगे हैं, ये ए बी, अब अगले में डी कर देते हैं, फिर सी, ऐसा कुछ है, ऐसा करते थे। 60% पेपर ऐसे हो जाता है। एक भाई बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है 60% हो जाता है? सेकेंड अटेम्प्ट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 क्वेश्चन होते हैं जी इसके अंदर, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स एक क्वेश्चन के होते हैं, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से सवाल बनते ही शॉर्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकते। बहरहाल वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम कोई पेपर को एंड पे जाकर नहीं डिस्कस करते कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, बल्कि हम डे 1 से पेपर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जो काम करेंगे उसको पेपर के ऊपर फोकस करके करेंगे, पेपर में इसको कैसे देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हमारी रोज़ की बात ही होगी। बहरहाल तो चलते चलते आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स में से बन जाया करते हैं। बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, ठीक है जी। ज़रा पेन अभी मेरा सही काम नहीं कर रहा, माजरत, समझ आ रही है ना, गुजारा हो रहा है। चलें, मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स। इसमें से वो ये है ना कि अगर ये 3 सवाल देने हैं तो कोई एक जो है वो 12 नंबर का, दूसरा 16 नंबर का, इस तरह से करके ये सवाल हो जाते हैं। बहरहाल 9 सवाल आपके आते हैं, ठीक है। ये इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक जो है वो MCQs का क्वेश्चन होता है। आपके लिए अच्छी खबर ये है। अच्छा, कौन कौन बच्चा FAR 1 की क्लास में बैठा है वो CMA भी पढ़ रहा है? CMA भी पढ़ेगा, उसमें MCQs एक नंबर का भी नहीं होता, ठीक है ना, टेंशन, उसमें आपकी टेंशन ज़्यादा होगी। चले खैर, MCQs जो हैं वो उनका एक सवाल FAR 1 के अंदर होता है 10 नंबर का, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर होगा, और इसी के अंदर मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन जो है MCQs का, ठीक है जी। तो यही आपको ट्रेंड भी नज़र आएगा। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है, ठीक है भाई। देखो, जहाँ पे पहुँचना है हमने बात तो वहीं से शुरू करेंगे ना, पेपर में क्या आना है, क्या सिलेबस है, किस तरह से चलना है, ठीक है। तो फिर हर टॉपिक के अंदर भी हमारी यही अप्रोच रहेगी, हर टॉपिक के अंदर हम इसी तरह से काम लेकर चलेंगे कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर इस तरह से ICAP जो है वो इतने टाइप के क्वेश्चंस करता है, और फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके अंदर टेस्ट में आपकी पिटाई होगी, फिर करते करते इंशाल्लाह पिटाई होते होते ICAP में उम्मीद है आप फिर बच जाएंगे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस में एक MCQ का सवाल होता है। मैंने ये MCQs को अलग कर दिया यहाँ पर, आप देखिए, आपको हर अटैम्प्ट में, ये 6 अटैम्प्ट्स का डाटा है, इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पीछे सिलेबस चेंज था। इससे पीछे IFRS 15 एक स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू का FAR 2 में चला गया, वो यहाँ होता था। IS 8 नहीं होता था, जो यहाँ पर आ गया था। एक कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर होता था, वो यहाँ पे होता था। तो अगर इससे पिछला कोई सब पर्चा आप पूरा करना चाहें तो नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप करेंगे तो आप कहेंगे ये क्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, ये तो पढ़ाई नहीं हुआ हमने, असल में सिलेबस चेंज हो गया था, ठीक है ना। मेरे ख्याल में 6 पेपर्स काफ़ी हैं। अगर आप फुल फ्लैज पर्चा करना चाहें तो ये 6 अटैम्प्ट्स आपके सामने हैं, इसका पूरा पर्चा आप सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है जी। एक तो अभी तक सेटिंग ही नहीं हो रही मेरी। तो अगर आप गौर फरमाएं तो हर अटैम्प्ट के अंदर आपको ये 10 नंबर के MCQs मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे अब स्प्रिंग 22 के अंदर IS 20 में से 4 नंबर के MCQs आए थे, 3 MCQs थे। तो ये 1+2+1 का मतलब ये है, जो आपके पास हैंडआउट भी मौजूद है, ठीक है। और ठीक है, ऑनलाइन वाले भी जाग रहे हों, पता नहीं, शायद ये सो रहे हों। अच्छा, तो ये आप जिन सवालों को नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस में ले जाता है, फिर MCQs के अंदर दूसरे जो रह जाते हैं उनकी कसर यहाँ पर निकाल दिया करता है ICAP, ठीक है। छोड़ आप कुछ भी नहीं सकते, और छोड़ना वैसे बहुत रिस्की है ना। आपने जो छोड़ा है उसमें से अगर सवाल बन गया बड़ा, तो फिर आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बहुत बड़ा मसला है। और ज़रूरत नहीं है ना, हमारी प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर कोई चॉइस तो होती नहीं है। तो जब पढ़ाया सब कुछ जाता है तो फिर पढ़ना भी सब कुछ ही चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ पे स्ट्रेस कम करना है और जिस पे ज़्यादा करना है वो काम उस्ताद का होता है, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। आपको बस जो करवाया जाए, जितना करवाया जाए, आपने वो कर लेना है चुप करके, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। अच्छे बच्चों की तरह,
ठीक है जी। तो ये आपके पास ट्रेंड अब रिसेंट जो आया है मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। रिसेंट के अंदर आपको उसी तरह से 10 नंबर के MCQs मिले, IS-20 का एक, IS-23 का एक MCQ 2 नंबर का। फिर स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर इस दफ़ा उसने IS-8 को मिस कर दिया, सवाल ही नहीं दिया, पहली बार का फिर से बाद ऐसा हुआ, एक बार पहले भी हुआ था खैर। तो यहाँ से आपको ये MCQ नज़र आ रहे हैं IS-8 का, EPS का और ये स्टेटमेंट चेन इक्विटी का, ठीक है। जो टॉपिक इसने नीचे सवालों में मिस किए वहाँ पे MCQs आ गए। खैर इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको होगा इन चीज़ों से। पहली ग्रेड के अंदर मैंने आपको कहा था कि आपके ये 5 टॉपिक्स हैं। अब करेक्शन ऑफ एरर, जिसमें बच्चों को FAR 1 में पता नहीं क्यों मसला आता है, उसकी वजह बहरहाल यही होती है कि इंट्रो की कुछ बेस जो है वो ज़रा कमज़ोर होती है। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि जो इंट्रो की चीज़ें आएँ उनको जो है वो, जिनकी तो बेस अच्छी होगी उनको रिवीजन से ही उनका काम चल जाएगा, और जिनकी बेस थोड़ी सी कमज़ोर होगी उनके लिए जो है वो होपफुली मैं कल एक पर्चा सा बना के दे दूँगा, और किसी एक जगह पर फेसबुक, उस पर फेसबुक कह रहा हूँ, ये क्या होता है, यूट्यूब होता है, इसके ऊपर ना एक चैनल बना के वो 8-10 घंटे का जो काम होगा वो उनके लिए रख दूँगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों का थोड़ा सा जो एग्जाम्शन वाले हैं, जो वाकई समझते हैं कि मैं बस ऐसे ही अकड़ बकड़ करके आया हूँ, तो उनके लिए। वरना बाकी सब बच्चे जो है ना, अवेलेबल कर दीजिए ना कोई चीज़, तो सबको वहम होता है, नहीं नहीं मेरा भी कमज़ोर है, तो वो टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर उनके ऊपर बात कर लेंगे। तो ये करेक्शन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट क्यों है? एक अटैम्प्ट गलती से मिस हुई है सिर्फ, इस अटैम्प्ट के अंदर स्प्रिंग 23 के अंदर फिर उसने MCQ ज़रूर पूछा होगा। स्प्रिंग 23 के अंदर आप देखें तो 1 नंबर का, अच्छा सब MCQ भी एक ही है। खैर चलें, एक अटैम्प्ट ऐसी थी जिसके अंदर उसने मिस किया, वरना 8 नंबर का सवाल तकरीबन, बल्कि 8 नंबर का ही सवाल आ रहा है। इस अटैम्प्ट के अंदर भी 8 नंबर का सवाल करेक्शन ऑफ एरर का आया। आसान टॉपिक है, बोझ बस डाल लेते हैं आप लोग, समझ नहीं आती, ठीक है। बहरहाल स्टेटमेंट चेन इक्विटी, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस अटैम्प्ट से पहले तक स्टेटमेंट चेन इक्विटी अलग सवाल आता था क्योंकि IS-8 नहीं था, लेकिन जब से ये भाई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप गौर फरमाएं तो ये कंबाइन होकर ही सवाल आ रहा है इनका, ठीक है। एक अटैम्प्ट ऑटम 22 इन्होंने छोड़ दी थी और ऑटम 24 छोड़ दी, यानी कि अब आपके अटैम्प्ट में इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगा, लाजमी आएगा सवाल। और सवाल देख लें, 9 नंबर का, 15 नंबर का, 7 नंबर का, 20 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन ये, ठीक है। ये आपको बताता रहेगा, याद दिलाता रहेगा ये पहली क्लास वाला ये जो हैंड आउट है, कि आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। कैश फ्लो का टॉपिक है, 8 नंबर का, 15 नंबर का, 18 नंबर का, इस दफ़ा फिर 18 नंबर का आ चुका है, 2 अटेम्प्ट मिस हुए। अकाउंटिंग फॉर NPOs हर अटैम्प्ट में आ रहा है, एक अटैम्प्ट मिस की थी उसने, इस दफ़ा भी 10 नंबर का सवाल आया है। तो अब वेटेज जो है वो 35 से 45 की है, ठीक है। और आप गौर फरमाएं तो तकरीबन जो है वो लोअर साइड पे, इस ग्रिड के अंदर ये लोअर साइड के ऊपर रह रहा है, ठीक है। अगली आपकी सबसे छोटी ग्रिड जिसमें से आप बड़ी आसानी से मार्क्स ले सकते हैं, वो है आपकी फ्रेमवर्क, EPS और इंटरप्रिटेशन रेशियोज, ठीक है। इसके अंदर मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि ये फ्रेमवर्क जो है ये थ्योरेटिकल, ये बिल्कुल एंड पे करवाया जाता है और 1.5 लेक्चर इस पे लगता है। हमारा लेक्चर चूँकि 2 घंटे का है, तकरीबन 1 घंटा 50-55 मिनट हम पढ़ लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो 1-2 लेक्चर, 1.5 लेक्चर कर लें, इस पर इतना ही लगता है, और ये मोर देन इनफ होता है यार। इसमें से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 7 नंबर का, 4 नंबर का, और इस दफ़ा भी 6 नंबर का इसमें से आया। बाकी MCQs में काफ़ी रेगुलर है ये फ्रेमवर्क को लेकर। उसके अलावा EPS बहुत पाबंदी से आता रहा, 8 नंबर का, 15 नंबर का, 10 का, 10 का, 17 का, इस बार सरप्राइज मिस कर दिया उन्होंने, ठीक है। रेशोज कभी कभार मिस हो जाता है, एक बार हुआ था मिस, लेकिन इस दफ़ा फिर 16 नंबर का आया। तो ये बी ग्रिड को ICAP इसमें भी फॉलो कर रहा है। आप देखें 20 से 30 नंबर की ग्रिड दी हुई है और बिल्कुल उसी के अंदर ही जो है वो ICAP इसको लेकर चल रहा है, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स जो हैं बेसिकली देखा जाए तो हाँ, ये 5 टॉपिक्स ही हम सबसे पहले करेंगे, ये 5 टॉपिक्स ही हम सबसे पहले करेंगे, और इन पे तकरीबन भी हमारे अराउंड 45 लेक्चर्स लगेंगे। तकरीबन हम 105 से 110 लेक्चर्स तक पढ़ेंगे टोटल अपने इस कोर्स में। 105 से 110 लेक्चर्स, दिन गिन लेना भाई, ठीक है ना। अब लेक्चर वो पार्ट है, मैं हर लेक्चर को 2 पार्ट्स में ऑनलाइन वालों के लिए तोड़ता हूँ। जैसे ये लेक्चर 1 है ना, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, यानी कि हम वो तकरीबन 50-55 मिनट्स पे उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको पार्ट B यानी कि किसी दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए करेगा ज़ोहर के बाद, साथ साथ हम करते रहेंगे, ताकि एंड पे कोशिश ये करनी है ना कि 31 जनवरी को सिलेबस एंड हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पूरा 1 महीना चाहिए। अब फरवरी वाला महीना वैसे भी
इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 31 जुलाई को टारगेट बनाया था, तो मेरे ख्याल में 31 जुलाई 1 अगस्त तक हो गया था, लेकिन इस दफ़ा तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, 2 आदद ईदें और आशूरा की भी छुट्टी, तो काफ़ी मसले मसाइल थे। इस दफ़ा वो मसले ज़रा कम ही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम 31 जनवरी तक इसको आराम से सुकून से कर लेंगे, लेकिन 105 से 110 लेक्चर्स तक आपने जहन में रखना है कि ये हमने करने हैं। तो उसमें से तकरीबन कोई 45 से 50 के करीब लेक्चर्स जो है वो इस पोर्शन पे ही लगते हैं। इस पोर्शन की वेटेज भी 30 से 40 मार्क्स की है, यानी कि अगर आप परसेंटेज निकालें तो इतने ही परसेंट मार्क्स के भी बनते हैं। और आप अगर गौर फरमाएं तो इसमें भी ICAP अपनी ग्रेड के हिसाब से ही चल रहा है, बेहतरीन उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक इस दफ़ा नहीं उसने अलग से टेस्ट किया, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट नहीं किया। IAS 16 फिर 16 नंबर का आया हुआ है। ये जो मैंने आपको टॉपिक आज शुरू करवाना है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसका अपना सवाल आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको तकरीबन हमें 20 दिन लगेंगे, 20 से 22 दिन तकरीबन लग जाते हैं इस पर। फिर भी ये जान नहीं छोड़ता, आगे भी चलता रहता है, लेकिन ये 20 से 22 दिन में पहले 2 से आज का दिन आपका चलेगा, अभी इंट्रो चल रही है, कल का दिन इंट्रो से आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू करेंगे और परसों हम डिस्पोजल करके फारिग हुए होंगे स्ट्रेट लाइन का, फिर हम रिड्यूसिंग बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे ये बड़े सवाल बनते हैं। वो नहीं मजबूत होंगी तो अगला काम कुछ भी नहीं है, नोट बनाना कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आपका IAS 16 तैयार है तो नोट तो बस आपने उसको फॉर्मेट बनाकर उसके अंदर डालना होता है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, IAS 16 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस FAR 1 का। उसकी वजह आप रेगुलरली देखें, इसका अपना सवाल आ रहा है। 18 नंबर का सवाल सिर्फ इसका आया था, 20 नंबर का इसके साथ मिक्स करके, ये मिक्स होते, ये पांचों, इनको मैंने पंजा जो बोला है ना, ऐसे नहीं बोला, ठीक है ना। ये 5 मिक्स होते हैं, ये 5 IAS 16 का नोट होगा, उसमें ये भी डाल सकता है एडजस्टमेंट, ये भी इसकी एडजस्टमेंट डाल सकता है, इसकी भी एडजस्टमेंट डाल सकता है। ये मिक्स होकर आपके सामने आया भी है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ FAR 1 का आपका IAS 16 इसलिए है, इसका अपना सवाल आ रहा है, ये भी इसका अपना ही सवाल है। 17 नंबर 8 नंबर का इसको अलग कर दिया, 13 इसको अलग कर दिया, मौजूद है ये, ठीक है। और इस दफ़ा भी 16 नंबर का इसमें से और 8 नंबर। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बच्चों को अक्सर समझाता होता हूँ मिसाल देने के लिए, कि IAS 16 जो है ना, ये आलू है, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हुए ये क्या है, जो हर सब्ज़ी में डाल जाता है। इसने खुद भी आना है, इसका अपना सवाल भी है। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर भी इसकी एडजस्टमेंट होगी, इस टॉपिक में भी इसकी एडजस्टमेंट होती है, इसमें भी इसकी एडजस्टमेंट होती है, इसमें भी इसके बगैर नहीं हम चल सकते। IAS 16 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी ये आपको हेल्प करता है। चलो EPS में सिर्फ माफ़ी मिलती है, ठीक है, और ये तो वैसे ही 5 इकट्ठे हैं। तो आप खुद बताएं, IAS 16 को कोई कम इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये 20 से सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में लग रहा है, ये 22 दिन अगर इस पर लग रहे हैं तो और किसी टॉपिक पे इतने नहीं लगने। लेकिन आपने इसको जहन में रखना है कि ये नज़र आने में सिर्फ 15 से 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 30 नंबर से भी ऊपर चला जाता है एडजस्टमेंट्स को मिलाने के बाद। तो अगर आपका IAS 16 मजबूत नहीं होगा तो आप हर जगह परेशान होंगे। तो हम एक ही दफ़ा परेशान हो लेंगे, IAS 16 पर जोर लगा लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ इसकी एडजस्टमेंट आएगी तो वो टॉपिक सीखेंगे, इसकी एडजस्टमेंट में परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। गॉट इट? ओके, अच्छा जी बस मुक गया काम, बस इतनी सी बात थी। अब क्या करें फिर? तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? शुरू करें पढ़ाई? कितना मैसेज आ गया सर, आप मोबाइल यूज़ करते हैं क्लास में? अच्छा जी, चलें जी, अब फिर मेरे ख्याल में पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, हम स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। देखें जी, ICAP की किताब को मैंने तो बड़ी तफसील से पढ़ के उसमें जो कुछ भी था उसको किताब के अंदर लिख दिया है। उम्मीद यही की जा सकती है कोई चीज़ उसमें मिस नहीं है। फिर भी आप अपने तौर पे ICAP की स्टडी टेक्स्ट को ऑडिट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑडिट पर्पज़ के लिए मतलब ऑडिट के पर्चे के लिए नहीं, ऑडिट पर्पज़ के लिए। जब IAS 16 में पढ़ा लूँ, आपको मुकम्मल हो जाए मेरी तरफ से, जी ये टॉपिक मुकम्मल है, तो आप बस डाउनलोड करके उसको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में रख लें और उसको एक नज़र देख लें, आपकी अपनी तसल्ली है।
और मेरी भी तसल्ली है, आप बताएंगे जी फ़लाँ चीज़ उसमें ऐसी लिखी हुई थी हमसे मिस हो गई, क्योंकि इंसान हूँ ना मैं भी, जैसे आप इंसान हैं, तो कोई चीज़ बतकाज़ा बशरियत रह जाती है तो आपके पढ़ने से वो भी फ़ायदा हो जाता है। बाकी मैं फिर सेशन एंड पे बैठ के तो पढ़ता ही हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। खैर एनीवेज़, आप ऑडिट पर्पज़ के लिए स्टडी टेस्ट को यूज़ कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो स्टडी मटीरियल हमारे पास जो है वो स्टडी टेक्स्ट ही होगी हमारी, ठीक है जी। और इसका वॉल्यूम 1 होपफुली इस हफ्ते में अवेलेबल हो जाएगा। कोई ख़ास चेंज नहीं है इसमें, सिलेबस क्योंकि चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें चेंज ये हुआ करती है पिछली दफ़ा से इस दफ़ा में कि एक तो आपकी जो रीसेंट अटैम्प्ट, पिछली जो अटैम्प्ट गुजरी है उसका सॉल्यूशन, उसका पास पेपर जो है वो ऐड होता है, और कोई करेक्शन, अगर कोई गलती रहेगी जो किताब में तो उसकी करेक्शन करवाई जाती है। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो साथ नया बच्चा बैठा हो तब भी काम चल जाएगा, कोई सफ़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी क्रिसेंट की जो बुक है उसका वॉल्यूम 1 जो नया है वो प्रिंट होने में अभी ये वीक लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम 1 में से ही आपको मैंने ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर दे दिए, ठीक है। ये थेरी आपकी लंबी चौड़ी थेरी है, ये सबसे लंबा चैप्टर है, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ से मैंने पढ़ानी होंगी, जो मैं आपको कहूँगा आप पढ़ लें या मैं आपको रीड करवाऊँगा, वो मैंने 2 सफ़ों के ऊपर लिख दिए थोड़ी थेरी। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली लेक्चर नोट्स की तरह से होते हैं, ये आपके पास पेपर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो छोटे छोटे सवाल हैं जिनसे हमने बुनियाद बनाकर चलना है। इन सवालों से ही हम कॉन्सेप्ट्स अपने बना लेंगे, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा सवाल जो होता है आई कैप का, पास पेपर का, वो इन्हीं में से ही हो रहे होते हैं, ठीक है। सही है, अच्छा चलिए। अच्छा जी, अब बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाई शुरू कर दें, क्या ख्याल है फिर? ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन, फिर समझ आ गई है? फिर मेरा नाम उमैर है, इंट्रोडक्शन हो गई ना। असल इंट्रोडक्शन किसका करना था हमने, तो थोड़ा सा आइडिया हुआ है आपका कि आपने करना क्या है, पढ़ना क्या है और क्या नहीं करना, ठीक है। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ। एक तो भाई सीधी सी बात है, आपका ये बहुत ही लेंथी सिलेबस है। तो अब क्या करें, इसका सिलेबस लेंथी है तो क्या करें, क्या करना चाहिए? छुट्टी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे। लेंथी सिलेबस है तो कोशिश करेंगे कि हमारी छुट्टी ना हो। और 105 से 110 लेक्चर्स का मतलब ये है कि हमने हर लेक्चर में तकरीबन पौने 2 घंटे तो पढ़ ही लेना है। चलो 5 मिनट आपके साथ गपशप लगाई, 5 मिनट पहले कुछ थोड़ा सा स्लो हो गए, लेकिन इफेक्टिवली पौने 2 घंटे तो हम पढ़ ही रहे होंगे। तो हिसाब आप खुद ही लगा लें इंशाल्लाह। आई कैप की इसीलिए मैंने कहा ना कि इसको छोड़ें, इसको साइड पे कर दें, तो ये तो 130 घंटे में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से, मैंने आपको ऐसे अर्ज़ किया कि हम जो है वो तकरीबन 105 से 110 लेक्चर्स करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस लेंथी सिलेबस को, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और कम इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये डिसाइड करना किसका काम है? ये आपका, आपका नहीं यार, मेरा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है जी, दूसरा मसला ये होता है जी कि इसका पेपर भी बड़ा लेंथी होता है। अब लेंथी पेपर का क्या करें? अच्छा मैं लिख दूँ ज़रा, साथ साथ चलें। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, फोकस करेंगे ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज़, ठीक है जी। लेकिन एरियर सुना हुआ है? अच्छा, फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है, इसलिए मैंने कहा ये डिपार्टमेंट मेरा है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, जितनी बात मैंने इसमें की थी, कोशिश करेंगे हम छुट्टी नहीं करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है। वैसे तो इस दफ़ा ईदें नहीं है, वरना पिछले सेशन में तो ये मुसीबत भी होती है कि अगर 3 छुट्टियाँ दो तो एक इधर से एक उधर से मिलानी है, 4 दे दो तो एक उधर से एक उधर से मिलाएंगे, तो मतलब बच्चा काबू ही नहीं आ रहा होता। तो कोशिश आपने ये करनी है, आप रेगुलर लें, बाकी क्लास में आ जाए इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ने चाहा तो पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। आप आ जाएँ एक दफ़ा, ठीक है, तो फिर अल्लाह ने चाहा तो बाकी काम हो जाएगा। लेकिन आपको घर से लाना मेरे ज़रा मुश्किल हो जाएगा, एक एक हॉस्टल में जाके गश्त करना, एक एक को निकाल के लाना, एक एक के घर जाना, वहाँ से लेकर आना, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई फिर मैं जो वो नहीं करा सकूँगा, ठीक है। तो कोशिश करके आ जाना, ठीक है। हाँ, बीमार है, तबीयत ख़राब है, बेशक कोई नहीं, टेक लगा के बैठ जाना, चौंकड़ी मार के बैठ जाना, मुझे कोई मसला नहीं है इससे, ठीक है। पर मेरी क्लास में आते रहना, बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे, पढ़ा मैं लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है।
पेपर लेंथी है तो इसका क्या करें जी, पेपर लेंथी का क्या करें जी, लेंथी पेपर कैसे टैकल करें, को मशवरा दें मुझे। पेपर लेंथी होता है तो क्या करें, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करी जाए। घर पे प्रैक्टिस हो रही है जनाब, मैंने होमवर्क दिया एक सवाल, ठीक है, अब वो प्रैक्टिस हो रही है जी, वो सवाल जो है वो ऐसे करके जैसे मैं पढ़ा करता था, मैं कभी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सका था, मैं घर पे ही पढ़ता था, ठीक है। तो 2 तकिए पीछे लगे हुए हैं, एक तकिया टांगों के नीचे भी दिया हुआ है, ऐसे नीम दराज होके ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूँ, साथ चाय का कप भी पड़ा है, इस तरह मोबाइल भी पड़ा हुआ है, एक सिप चाय का लिया, मोबाइल उठा के मैसेज देखा, जवाब भी दे दिया दोस्त को, ठीक है, और साथ सवाल भी हो रहा है, ऐसे होगी प्रैक्टिस, है ना। ऐसे प्रैक्टिस होगी तो फिर पर्चे के अंदर वही वाला मसला होगा जो जम्मे गफ़ीर को होता है। जम्मे गफ़ीर समझते हैं? अच्छा, उर्दू आती है आपको? उर्दू भी पढ़ाऊंगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है जी। तो एक जम्मे गफ़ीर को एक मसला होता है, सर पेपर पूरा नहीं होता, सर टाइम कम था, सर पेपर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मसला क्या है, कभी ज़िंदगी में ख़ुद को टाइम बाउंड किया ही नहीं प्रैक्टिस करते हुए। तो आपके लिए घर पे बैठे हुए ऐसे ही कोई सवाल भी जो है ना वो बगैर टाइम बाउंड के प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इस लेंथी पेपर लेंथी पेपर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है वो डे 1 से ही हमने क्या करनी है, और ये एक आदत होनी चाहिए आपकी, ये ज़िंदगी की एक आदत होनी चाहिए आपकी कि आपने उसको प्रैक्टिस को टाइम बाउंड करना है। यानी मैं बताता हूँ कैसे, पहले मैं लिख दूँ ज़रा थोड़ा सा लिख लें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है जी। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आपको 10 मार्क्स का एक सवाल आया, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं होमवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में से छोटे सवाल हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनमें भी मार्क्स लगा दूँ ऐसे ही आपको, ताकि आपकी आदत रहे, वरना जैसे ही आप पास पेपर से मूव कर जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, ठीक है। तो मार्क्स जितने भी हैं उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि अब आप इंट्रो में नहीं रहे, ठीक है। इंट्रो के अंदर तो MCQs थे ना, ठीक है, वहाँ पे भी शायद आप करते हो इस तरह से कि हर MCQ को, 1 नंबर का MCQ है तो उसको 1.8 में नहीं करते थे, चलें कोई नहीं, अब बहरहाल आपको ये करना पड़ेगा। देखें, आपके पेपर को सॉल्व करने के जो 15 मिनट रीडिंग टाइम यहाँ पे मिलता है आपको, 15 मिनट ना पहले इंट्रो में मिलता था, नहीं, यहाँ पे ना 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है, फिर 3 घंटे में आपने सवाल पर्चा करना होगा। तो 15 मिनट रीडिंग टाइम को क्या करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, बल्कि ये तो एंड पे बताया जा सकता है, नॉर्मली एंड पे बताता हूँ उस 15 मिनट का क्या करना है। लेकिन असल में तो हमारा फोकस क्या है, जो 3 घंटे हमने खेलना है, ठीक है। उस 3 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 100, तुसी ओ बोलो, ओ गुंगो महल में दाखिल करा देना, वहाँ पे है गुलबर्ग में गुंगो बैरों का स्कूल, बोलो तो सही यार, क्या हो गया, मतलब पता नहीं कहाँ से आए हैं आप लोग हैं। रोज़ा तो नहीं रखा हुआ, पिछला सेशन शुरू हुआ था तो पहला दिन ही रोज़े, मतलब पहली क्लास ही रोज़े में थी, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नफली रोज़ा रखा हो किसी ने। अच्छा चले, सर हमारा अल्लाह के साथ मामला है, ठीक है जी। 180 मिनट और 100 नंबर, तो 180 को डिवाइड करो 100 से, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो क्यों पढ़ के आए हैं ना, ठीक है। तो कितने, एक मार्क के कितने मिनट बने, 1.8। तो ये है बस आपके पास एक टूल जिससे आप इस मसले को हल कर जाओगे। अगर नहीं ये काम करोगे तो बेटा ये मसला, और ये बात मैं आपको बता दूं, ये आपने तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद, जब आखिरी 2 टॉपिक्स चल रहे होंगे ना, 3.5 महीने गुजरने का, आखिरी महीने 3 मतलब ये जनवरी का महीना चल रहा होगा, 10-12 तारीख होगी, और फिर जोक दर जोक आ रहे होंगे, सर समझ नहीं आती, सर सवाल करते हैं, सर टाइम में पूरा नहीं हो रहा, सर टेस्ट में सवाल आता है, सर वो टाइम में पूरा नहीं होता हमसे, वो टाइम ऊपर लग जाता है। मसला क्या है भाई, डे 1 पे एक बात बताई थी कि आपका पेपर लेंथी होना है, और ये झलक आपको टेस्ट में भी नजर आएगी। भाई टेस्ट किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको पेपर के लिए कर रहा है ना। अब टेस्ट आपको प्लेट में रख के दे दिया जाए, सब कुछ जो पढ़ाया जाए वही, ये टेस्ट में नहीं छेड़खानी चलेगी। मैंने टेस्ट के अंदर भी ये काम रखना है कि जो पढ़ाना है उससे कभी कभी 1-2 चीजें आगे की पूछ लेनी है, ऐसे ही कि देखें बच्चा क्या करता है, दिमाग को इस्तेमाल करता है नहीं करता उस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल इसके ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, तुम्हें मुझे याद करना, मुझे भूल जाती है, कैरी फॉरवर्ड, बस ये बोल देना, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद बताऊंगा, फिलहाल ये उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि इस लेंथी पेपर को टैकल करना है तो ये आज से ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। डे 1 से ये आदत डालोगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका ये होगा। अच्छा फिर भी इस तरह नहीं, आपको अगर 10 नंबर का सवाल करने के लिए 18 मिनट बनते हैं ना, तो तब भी आपके 20 मिनट लग रहे होंगे आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं से कोई 1-2 मिनट बचेंगे, किसी में 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, किसी में 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो किसी में 10 मिनट बच रहे होंगे।
तब कहीं जाके आप 90-95 पे पहुंचोगे। शाज़ो नादरी 100 नंबर का पर्चा जो है वो पूरा का पूरा हल होता है, लेकिन 90+ पे चले जाएं तो आप बहुत 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 सेव हो जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली और तुम अब आ रहे हो। ये जो अभी हमने बात की, अब क्या करोगे इसका? ये क्या लिखा हुआ है? ये कि इक्वेशन हमने लिखी है आज, ये फॉर्मूला है। ये मैंने पहला कौन से बैठ 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 के परेशान हो ना, खड़े होकर परेशान हो बैठ। ये वो इक्वेशन है जिसके ऊपर अब सारा FAR 1 बच्चों को समझ आना है। आप लेटोगे, है ना? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ओ बोलो। तो ये बेटा आपका, मैं बस कुछ नहीं कहा यार, टेंशन ना लो। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर बहुत लेंथी होता है, तो आपने जो प्रैक्टिस है ना वो इस तरह से करनी है, टाइम बाउंड करके, ठीक है? इसके बगैर बेटा कोई हल नहीं है, इसका इसके बगैर कोई हल नहीं है, और इसका इसके बगैर कोई हल नहीं है। डे 1 से कोई होमवर्क का सवाल, कोई टेस्ट का सवाल कभी भी आपने इसके बगैर नहीं करना। और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आखिरी महीने में मेरे पास नहीं आना। मैंने जो है ना सोटी रखनी है एक अपने पास, ठीक है, और उसको दिखाना है बस, ठीक है? कहना कुछ नहीं है, लेकिन आना मत फिर, ठीक है ना? ये काम करना है, करोगे ना इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या बात होनी चाहिए थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी भी रहती है, ठीक है? तो खैर चलें, वही कर लेते हैं बात। एक बड़ी ही अहम बात मैं आपको आज पहले दिन बता रहा हूँ, और ये मैं बार 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 बताता रहूँगा आपको, आप तंग आ जाएंगे, मैं इतना बताऊँगा ये बात आपको। और वो ये है कि 2 बातें हैं बेसिकली, एक तो है नहीं, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि आपकी अकाउंटिंग के पर्चे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है पता है? नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है पता है? कोई चीज़ गलत लिख दें तो 0 नहीं -1 कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अकाउंटिंग के पर्चे में, दिलों को थाम लें, अकाउंटिंग के पर्चे में, हाइब्रिड वाले भी दिलों को थाम लें, थामे जरा दिलों को, हाँ थाम लिया भाई ने, हाँ दो, वो इस तरफ नहीं होता दिल, सॉरी इस तरफ होता है। अच्छा तो मतलब क्या यार अच्छा तो अच्छा मैं क्या कह रहा था? हाँ, दिलों को थाम लें। आपकी अकाउंटिंग के पर्चे में कैरी, बाकियों का मुझे नहीं पता, बाकियों में वैसे ही होगा, लेकिन अकाउंटिंग के, मैं तो अकाउंटिंग के पर्चे पढ़ाता हूँ ना, अकाउंटिंग के पर्चे के अंदर आपके कैरी फॉरवर्ड मार्क्स नहीं कटते। एक मिसाल से समझाता हूँ, ये आज इसलिए समझा रहा हूँ कि आज आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, पास होना अकाउंटिंग के पर्चे में सबसे आसान है। अगर आप किसी पर्चे में पास हो सकते हैं ना सबसे आसानी से, तो वो ये पर्चा है। उसकी वजह मैं मिसाल देता हूँ। डेप्रीसिएशन का नाम सुना हुआ है? अभी बताता हूँ आज, मैंने वैसे तो पढ़ाना है भाई, कितनी देर हो गई है? 40 मिनट हुए हैं। कितनी देर, कितने बजे तक क्लास है ये? हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद आपने पार्ट 2 शुरू करना है, ठीक है ना? मैं वैसे मिसाल ले रहा हूँ, इंशाल्लाह पढ़ते हैं। मैं आपको एसिड भी याद कराऊंगा क्या होता है, मैं आपको डेप्शन भी याद कराऊंगा, मैं आपको मेथड भी, सब कुछ इंशाल्लाह वो न्याज से उठेंगे। लेकिन चले थोड़ा बहुत नो हाउ तो है। किस किसने डेप्रीसिएशन का नाम सुना हुआ है? नाम किसने नहीं सुना हुआ? गलत सवाल, किसने नहीं सुना हुआ है? तो नहीं कोई? नहीं, मैं छेड़ना मत ऐसी बातों पे, मैं दिल पे ले जाता हूँ ऐसी बातें। मिसाल के तौर पर आपका एक एसिड है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है? उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 10 रुपये, और उसकी लाइफ है 4 साल, ठीक है? अब आपने इसको डेप्रीशिएट करना था, ठीक है? इसकी डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 10, ऐसे मिसाल के तौर। अब आपने 1 अप्रैल 10 को ये एसिड खरीदा, कॉस्ट है इसकी 100 रुपये। अब आपने इसको 31 दिसंबर 10 तक डेप्रीशिएट करना था। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में कहता हूँ कितना बनता है? 45, कितना नहीं, 45 ने हाफ, 22.5 मिसाल के तौर पे। ये गलती है, 22.5 ही बनता है ना वैसे। इसका आंसर 22.5 है ना? बोलो, बता दो, कैलकुलेटर निकाल लो यार, क्या उल्ली लग जानी है उनको बैग में पड़े पड़े। कैलकुलेटर नहीं लाए हुए? कौन कौन नहीं लाया कैलकुलेटर? इंट्रोडक्टरी क्लास है, हाथ खड़ा करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतना टाइम है हमारे पास। हम पहले जो मैं सबके नाम पूछूंगा, हाँ जी कहाँ से आए, कहाँ से ताल्लुक है आपका, एफएससी में कितने मार्क्स आए, बीएससी में कितनी अटेम्प्ट्स लगी, अच्छा गुड। कुछ भी यार सोच के आ जाते हैं आप। करेक्ट है वो, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि
क्योंकि ये सारा कुछ पढ़ेंगे। मैं वैसे एक आपको बात बताना चाह रहा हूं कि वो आज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो इंशाल्लाह आप लाजमी है पास हो जाएंगे, आसानी से पास होंगे। ठीक है, गलती क्या है? अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे मुझे इसी का आंसर दो, बस मुझे इसी का आंसर दो। बल्कि यूं करो, एक बात है, इसको कर लो 12% और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा रहा हूं मैं। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है, कोई मसला? अब ये ना कहना कि जी मैं ये निकालने ना बैठ जाना, ये सही नहीं होगा। ठीक है ना, वो फार्मूला से निकलता है। ठीक है ना, मैं बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ प्लीज़ जी। तो 100 इंटू 10% कितना बना? 12%। ओके सॉरी सॉरी जी 12 बन गया। चलो अच्छा, आगे आंसर क्या आया बोलो? 88। उसके बाद फिर 31 दिसंबर 11। अब ये क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, शायद आपको याद हो आंसर 12 आंसर। अच्छा अब मिसाल के तौर पे इतना काम मैंने करना था, मिसाल ले रहा हूं, इतना काम करना था और मैं मिसाल ले रहा हूं 5 नंबर थे इसके। ठीक है, 5 नंबर कैसे थे? जिसने कॉस्ट सही लिखी उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसने डिडक्शन सही निकाली उसको 1 नंबर। मैं मिसाल ले रहा हूं, जिसने बुक वैल्यू सही निकाली उसका 1 नंबर, फिर डिडक्शन, ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या है? ये गलत है, बोलो ये गलत हो गया, इसका नंबर 0 हो गया। अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर ये गलत हुआ है तो इसकी वजह से बुक वैल्यू भी गलत है, और फिर उस बुक वैल्यू पे डेप्शन निकाली तो वो भी गलत है, और फिर अगली बुक वैल्यू भी गलत है, और फिर अगली भी, और फिर अगली भी, और फिर सारा सवाल गलत है। सिर्फ यहां पर 9/12 नहीं किया तो तबाह दे FAR 1। तो फिर भाई मैं भी यहां ना खड़ा होता। ठीक है, और भी यहां पर जो लोग आपको पास नजर आते हैं वो भी नजर ना आते, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हो गई पिनलाइज, आई कैप ने यहां पे कर दिया, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर। अब उसके बाद ये गलत डेप्रीसिएशन है ना, कॉस्ट में से इसको माइनस करके जो आंसर आया वो बुक वैल्यू है, ये फॉर्मूला सही था, इसका नंबर मिलेगा। फिर ये बुक वैल्यू उठा के बैलेंस शीट के फेस पे ले गए, हालांकि बुक वैल्यू गलत है क्योंकि डेप्शन गलत है, लेकिन वहां पर लिखने का अगर आधा नंबर है तो वो आधा नंबर मिलेगा। एक बार सिर्फ यहां पे नंबर कटना है, उसके बाद तो खुदा के लिए ये बात आज ही जहन के अंदर बिठा लें, कैरी फॉरवर्ड के सबसे आसान पास करना इसी पर्चे को है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, वहां पे अज्यूम करके फिगर आगे चले जाएं, अगले सारे नंबर मिलेंगे, सिर्फ उसका नंबर कटे। गॉट इट? ये थी ना इंपॉर्टेंट बात, दिलों को थाम लिया था ना आप लोगों ने, अब छोड़ दें। ठीक है, चलें छोड़ें, किस तरफ चल पड़े हम, ऐसे फजूल बातें। बल्कि ये लिखा है, क्या कहता है ये हमें? ठीक है और सही है तो कैसा है, मजे का है ना ये सब्जेक्ट? अब पता नहीं आपकी थ्योरी के सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, पूरी बात वो पढ़ते होंगे और फिर नंबर मिलते होंगे, है ना? यहाँ पे तो बेहतरीन है, एक जगह गलत हो गया कुछ नहीं, आगे सारे नंबर ही नंबर हैं। तो पास कौन होगा? जो रुकेगा नहीं। चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। ठीक है, तो चलने वाले ही निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, निकल जाएंगे, चलते जाओ करते जाओ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? पढ़ा सब हो और ये प्रैक्टिस से बार बार गुजरे हों। हर हफ्ते टेस्ट होता है यहाँ पे। अब हर हफ्ते टेस्ट होने का मतलब, और इसी अप्रोच के ऊपर चेक करवाया जाता है, बिल्कुल इसी अप्रोच पे चेक करवाया। और आई कैप की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको बिल्कुल दावे से ये बात कर रहा हूं कि आई कैप ये चाहता है कि आप पास हों। मैं सही बात कर रहा हूं, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल दावे से ये बात कर रहा हूं। आई कैप की ये चाहत होती है कि पास हों। बच्चे आते हैं, सर 48 मार्क्स आ गए। मैं कहता हूं बेटा 44 से 48 पे लाएं, आपको 50 से 48 पे लेकर नहीं गए। 48.5 हो जाए तो वैसे ही पास कर देते हैं। और जो भी पेपर्स 45 से ऊपर जाते हैं और 50 से नीचे होते हैं तो वो बैठ के उनको देखते हैं 40 से ऊपर वाले पर्चों को, किसी तरह से इनका नंबर जिनके बढ़ जाए। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही। तो कौन पास होगा? जो हर हफ्ते इस प्रैक्टिस से गुजरेगा। ठीक है, हर हफ्ते टेस्ट देंगे। अब टेस्ट टफ बनाऊंगा मैं, जाहिर सी बात है, आदत डालनी है आपको। ठीक है, अब वो टफ होगा तो आपने देखना है क्या करे, बस छोड़ दे, ओहो बस छोड़ दिया, वो फेल है।
और जिसने कहा नहीं ठीक है जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं करूंगा, उसने वो काम किया, उसको उसके मार्क्स मिले, वो पास होगा, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। आईकेप के पेपर में बैठे हुए ये बातें एकदम से नहीं नाजिल हो जानी आपके ऊपर कि जी मैं जो करता जाऊंगा उसके नंबर भी मिलेंगे, मार्क्स इंटू 1.8, ये आपको करना पड़ेगा। हर हफ्ते करेंगे, प्रैक्टिस में भी करेंगे, इंशाल्लाह फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आईकेप का पर्चा पास होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे आसान पर्चा यही है पास करने के लिए, लेकिन कुछ समझे तब ना। ठीक है, तो मैंने आपको पहले दिन आज ये बातें कर दी। मैं पता नहीं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बातें पहले दिन नहीं करता, लेकिन ये मसला आ रहा है कि पढ़ पढ़ के भी फेल हो रहे होते हैं बच्चे। तो आपने पढ़ पढ़ के फेल नहीं होना, आपने पढ़ के पास होना है। ठीक है, ओके चलें, अच्छा जी, चलें जी, फिर मेरे ख्याल में अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, बाज़ाब्ता तौर पे आप पार्ट 2 शुरू कर लें यार, अब क्या हो सकता है।